हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सीरीज चल रही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में, जो कि है चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 16 आपातकाल जो हमारे देश में लगता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे इकोनॉमिक्स के लेक्चर मिल जाएंगे, सीसेट के लेक्चर मिल जाएंगे, और अगर आप यही इंडियन पॉलिटी की सीरीज आप हिंदी मीडियम में चाहते हैं, हिंदी मीडियम वाली बुक से चाहते हैं कि उससे कराया जाए, तो वो भी लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि मेरी आने वाली जो भी वीडियोज हैं उनको उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने और भी कई ढेर सारे लेक्चर्स लिए हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप उन सभी लेक्चर्स को देखने के बाद, अगर आपने उन मेरे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हैं, तो आप उनको देख के तब आगे बढ़िए। इससे आप ही का फ़ायदा होगा। अगर आपके पास समय नहीं तो आप 2x पे वीडियो को लगा के देख सकते हैं, जिससे कि आप हर एक चीज़ को कोरिलेट कर सकें, हर एक चीज़ को एक दूसरे से जोड़ सकें। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, हर एक प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेटेड है। चाहे जैसे आपने अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी वाला हमारा चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं और जो डीपीएसपी हैं, वो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से दोस्तों, ज़्यादातर चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप पहले कोशिश करिए कि मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखने के बाद आगे बढ़ते चलिए। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि देखिए, अब्राहम लिंकन को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने ये कहा कि वो बड़े आदमी इसलिए नहीं बन गए कि उनके पास उतनी क्वालिटी थी, उनके पास वो इतने बुद्धिमान थे कि वो बड़े आदमी बन जाए। उन्होंने ये कहा कि उनको सफलता इसलिए मिली क्योंकि उनका एक दोस्त था जिसको लगता था कि अब्राहम लिंकन जो हैं वो एक दिन सफल जरूर होंगे, और वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए वो जो हैं सफल हो पाए। तो फ्रेंड्स देखिए, इस कहानी से आपको ये समझ में आता है कि जो आपके आसपास हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए, आपके दोस्त हो गए, या आपके छोटे भाई बहन, अगर उनको आपसे आशा है, उनको अगर लगता है कि हाँ आप कुछ बड़ा करेंगे ज़िंदगी में, तो आप उसको प्रेशर में ना लीजिए कि हाँ लोगों को आशा है मुझे करना ही पड़े। प्रेशर में ना लेके आप ये सोचिए कि मुझे ऐसा मौका लाना है अपनी ज़िंदगी में कि जिससे वो लोग क्या करें, मेरे ऊपर प्राउड करें, उनको मेरे ऊपर गर्व महसूस हो। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा कि आपका यूपीएससी के एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, 2 जून को है। तो आप लग जाइए, अपना पूरा फोकस के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अपना 100% हार्ड वर्क दीजिए, जिससे कि जो भी आपके चाहने वाले हैं, जिनको लगता है कि हाँ आप कुछ ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, वो लोग सभी लोग गर्व से कह सके कि हाँ आपने कुछ पाया अपने ज़िंदगी में, हाँ सफलता जो है आपके कदमों में आ गिरी। तो दोस्तों, एक और बात, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। आप बस लगे रहिए, आपको आपके मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि आप अपने 100% फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ इस लेक्चर के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, अब आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारा लक्ष्मीकांत बुक का पार्ट 2 चल रहा है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 12 पार्लियामेंट्री सिस्टम, 13 फेडरल सिस्टम, 14 सेंटर स्टेट रिलेशन, 15 इंटर स्टेट रिलेशन, ये सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप उन सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है हमारा 16 नंबर चैप्टर, जो कि है इमरजेंसी प्रोविजन। इसमें यह बताया गया है कि हमारे कंट्री में इमरजेंसी कितने तरीके की होती है, इमरजेंसी लाने के लिए हमको किस तरीके से हमारे देश में इमरजेंसी लग सकती है, उन सभी प्रोविजंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारा जो अगला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा पार्ट 3, तो हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पार्ट 2 का लास्ट चैप्टर है, इमरजेंसी प्रोविजन। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है चैप्टर नंबर 16, जो कि है इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि इमरजेंसी का जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे रखा हुआ है, हमारे संविधान में इस प्रोविजन को, इमरजेंसी के प्रोविजन को हमने कहाँ पे रखा है। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 18 है, जो कि आर्टिकल 352 से लेके 360 तक है, उसमें हमने जो है इमरजेंसी के प्रोविजन को रखा है। अब देखिए, ये जो इमरजेंसी का प्रोविजन है, इससे होता क्या है।
तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मान लीजिए हमारे देश में कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से उस एबनॉर्मल सिचुएशन को हैंडल करे, कैसे जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उस एबनॉर्मल सिचुएशन से निकले, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसी के लिए जो है इमरजेंसी प्रोविजन दिया गया है। तो देखिए इस बारे में ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है आखिर क्यों लाया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी का प्रोविजन क्यों लाया गया, तो जिससे कि सेफगार्ड हो सके, मतलब बचाव हो सके किसका, हमारे देश के सॉवरेनिटी का, यूनिटी का, एकता का, इंटीग्रिटी का, अखंडता का और सिक्योरिटी, मतलब जो रक्षा हो सके हमारे देश का। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है कि साथ ही साथ जो है हमारे कंट्री का जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारे कंट्री में जो डेमोक्रेसी है और हमारा जो संविधान है, उन सभी चीज़ों का क्या हो सके, रक्षा हो सके, उन सभी चीज़ों का सेफगार्ड हो सके। और कौन पावर में आ जाता है, जैसे इमरजेंसी लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में आ जाती है, ये बात याद रखिएगा। और कौन कौन सी चीज़ों सेफगार्ड के लिए, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब हम आगे बात करेंगे इमरजेंसी के समय होता क्या है। तो देखिए जब भी हमारे देश में इमरजेंसी लगेगी, जब भी हमारे यहाँ इंडिया में इमरजेंसी लगती है, तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी जो केंद्र सरकार है, वो बहुत ज़्यादा उसके पास सभी पावर आ जाएंगी। और जितनी जो स्टेट्स के जो पावर हैं वो सब के सब किसके कंट्रोल में चली जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली जाएंगी। ये बात याद रखिएगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी पूरी सबसे ज़्यादा पावर में आ जाएगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी पावर है वो सब किसके पास चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। जैसे कि आप सभी लोग हमने जो भी पिछला लेक्चर लिया है, पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा स्ट्रक्चर दिया गया है हमारे कंट्री के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर, संघवाद का ढांचा है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो हमारे यहाँ जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो हमने किस कंट्री से लिया है। और देखिए आप जरूर बताइएगा, अगर आप लग के तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, क्योंकि इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, तो आप दे सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप उसको गूगल करिए या फिर मेरे पिछले लेक्चर्स को देख के आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, इससे आप ही का फायदा होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, हमारा देश यूनिटरी वन हो जाएगा। मतलब जैसे हमारे यहाँ डुअल पॉलिटी चलती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, वैसा ना होके तुरंत ही क्या हो जाएगा, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ही पावर में रह जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट पावर में नहीं रह जाएगी। और इसके लिए हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं करना होगा, बस सिर्फ और सिर्फ जैसे ही हमारे देश में इमरजेंसी लागू होगी वैसे ही हमारा फेडरल स्ट्रक्चर किसमें चेंज हो जाएगा, यूनिटरी में। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट की पूरी पावर खत्म हो जाएगी। अब चलिए आगे बात करते हैं कि कौन सी बातें इमरजेंसी के लिए हैं। तो देखिए जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हम फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं, जैसे ही हमारे यहाँ इमरजेंसी लग रहा है, तो ये काफ़ी खास है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये इसको हमने अपने हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। और इस संदर्भ में इसके बारे में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब संविधान जब बन रहा था तो उसमें कहा है, क्या कहा है, तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जितने भी फेडरल सिस्टम है, भले ही वो अमेरिका का हो, वो काफ़ी ज़्यादा टाइट फेडरल सिस्टम है। वहाँ पे हम जो हैं, वहाँ पे संघवाद का ढांचा किसी भी स्थिति में, कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन हो जाए, अमेरिका में फेडरलिज्म खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, वहाँ पे लिखा है ना, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस। उसके बाद देखिए और क्या लिखा है कि अमेरिका जो है वो कभी भी यूनिटरी मॉडल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए उस देश में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें, अगर हम अपने देश में देखें, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, तो यहाँ पे देखिए यूनिटरी भी हो जा रहा है जब इमरजेंसी लग रही है, और जब नॉर्मल कंडीशन है तो फेडरल है, जब एबनॉर्मल कंडीशन हो जा रही तो यूनिटरी हो जा रही है, जब नॉर्मल कंडीशन है तो फेडरल हो जा रही है। ठीक है, जिस तरीके से हमको जरूरत पड़ेगी टाइम और सर्कमस्टेंसेस के आधार पे, उस तरीके से हम अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही कहा गया कि नॉर्मल कंडीशन में फेडरल है, लेकिन इमरजेंसी के समय क्या हो जाता है, ये यूनिटरी हो जाता है। उसके बाद देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके के इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं। अब वो क्या क्या हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो सबसे पहला इमरजेंसी है वो कौन सा है, वो है नेशनल इमरजेंसी। अब ये किस आर्टिकल में रखा गया, आर्टिकल 352 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें दिया गया है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। अब देखिए अभी नेशनल इमरजेंसी कब लगेगा,
जब भी हमारे देश में वार हो जाए, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए या आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, पहले इसकी जगह आर्म्ड रिबेलियन की जगह वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन उसको अमेंडमेंट करके हमने आर्म्ड रिबेलियन कर दिया। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आर्म्ड रिबेलियन किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा किया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के। और जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने इसको जो है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता रखे हैं। उसके बाद देखिए जो अगला जो इमरजेंसी का प्रोविजन है वो कौन सा है, प्रेसिडेंट रूल। और ये किस आर्टिकल के द्वारा लगता है, आर्टिकल 356। और कब लगता है, जब भी किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, मतलब वो स्टेट हमारे संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो वहां पे क्या लग जाता है, तुरंत प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। और किस आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल 356 के हिसाब से। अब देखिए जो प्रेसिडेंट रूल है इसके दो और भी नाम है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। किसके लिए है, प्रेसिडेंट रूल के लिए ही है ये दोनों नाम। उसके बाद देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इमरजेंसी वर्ड यूज नहीं हुआ है, ये प्रेसिडेंट रूल के लिए, ये बात भी याद रखिएगा। ये नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए यूज हुआ है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल के लिए यूज नहीं हुआ है, ये बात याद रखिए। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगता है, जब भी हमारे यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगी, हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफी ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी, तो उस समय हमारे यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। और वो कहाँ पे है, आर्टिकल 360 में। अब देखिए अब हम एक एक करके नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है नेशनल इमरजेंसी। तो देखिए सबसे पहली बात है ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन। हम किस तरीके से, क्या ग्राउंड है, कब हम नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करेंगे, अब हम उसके बारे में दोस्तों डिस्कशन करेंगे। अब देखिए दोस्तों सबसे पहली बात, जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है वो किस आर्टिकल से आएगा, आर्टिकल 352 से। हमारा जो प्रेसिडेंट है वो क्या डिक्लेयर कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी, जब भी हमारे देश की सिक्योरिटी या पूरे देश की सिक्योरिटी, जो इंडिया है उसकी सिक्योरिटी या फिर इंडिया के किसी पार्ट की सिक्योरिटी पे खतरा हो, ठीक है, किसके द्वारा, वार या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के द्वारा या फिर आर्म्ड रिबेलियन के द्वारा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट जो है हमारा, जब वार अभी हुआ नहीं है या फिर आर्म्ड रिबेलियन अभी हुआ नहीं हमारे देश में, लेकिन लग रहा है कि हो सकता है, अगर उसको इफ ही सेटिस्फाइड दैट देयर इज एन इमिनेंट डेंजर, मतलब उसको लगता है कि शायद हो जाए, तब भी वो नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगा सकता है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं, जो हमारा प्रेसिडेंट है, अगर मान लीजिए कि वार हो रहा है या एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ या आर्म्ड रिबेलियन हुआ या और किसी तरीके का डेंजर हमारे देश में, तो वो किसी और तरीके की भी घोषणा कर सकता है। और ये बात लिखी हुई है 38 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 में। उसके बाद देखिए जो नेशनल इमरजेंसी है वो जब डिक्लेयर की जाती है, किस ग्राउंड के बेसिस पे, मतलब किस बेस पे डिक्लेयर की जाए, जब वार या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे अगर डिक्लेयर की जाती है, तो इस नेशनल इमरजेंसी को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इमरजेंसी। वहीं अगर आर्म्ड रिबेलियन हो जाता है, हमारे हथियारों के साथ लोग कोई विद्रोह कर दें, कोई ग्रुप, तब जब इमरजेंसी लगेगी तो क्या कहा जाता है उसको, इंटरनल इमरजेंसी। ये बात आप समझिएगा, ठीक है दोस्तों। जब वार या एक्सटर्नल एग्रेशन हो तब उस समय की नेशनल इमरजेंसी को क्या कहेंगे, एक्सटर्नल इमरजेंसी। और जब आर्म्ड रिबेलियन हो तब उस समय जब इमरजेंसी लगेगी तो क्या कहेंगे, इंटरनल इमरजेंसी। उसके बाद देखिए जो हमारा जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, उसमें क्या कहा गया कि हमारा जो प्रेसिडेंट है ना, वो चाहे तो पूरे देश में ही नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता, मतलब पूरे इंडिया में ही, या फिर इंडिया के किसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता है। जैसे मान लीजिए अभी आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा टेंशन चल रही है, तो वो चाहे तो नेशनल इमरजेंसी लगा दे जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो लगा नहीं सकता है। तो उसके बाद देखिए वो चाहे तो, मतलब इसका कहने मतलब ये हुआ, चाहे तो किसी स्टेट या किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, किसी पर्टिकुलर इलाके के लिए वो चाहे तो इमरजेंसी घोषित कर सकता है, या फिर पूरे पूरे स्टेट के लिए। जैसे और एग्जांपल दूं मैं, तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है, अभी यहाँ पे राम मंदिर वाला डिसीजन आने वाला है, तो जो हमारा प्रेसिडेंट है वो चाहे पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, या फिर सिर्फ और सिर्फ यूपी में डिक्लेयर करे। और किस बेसिस पे कर सकता है, यहाँ तो युद्ध तो होगा नहीं, कि यहाँ हो सकता है कुछ लोग हथियारों के साथ विद्रोह कर दें, आर्म्ड रिबेलियन कर दें, ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ यूपी के लिए ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था शुरू में, ये जो आर्म्ड रिबेलियन है इसकी जगह पे क्या वर्ड यूज था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो लेकिन इसको हमने क्या किया, इसको हमने हटा दिया। कब हटाया, जब हमारे यहाँ मतलब किस अमेंडमेंट से हटाया गया इसको, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो हमने
इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा के कौन सा वर्ड लाया, आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, किसकी जगह पे, इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह पे। अब देखिए ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जो इंटरनल डिस्टरबेंस है इसका काफी ज्यादा गलत यूज भी किया गया था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा वाइड कॉन्सेप्ट हो गया था, इसको हम समझ नहीं पा रहे थे और इसको जो है जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती थी इसका फायदा उठाते हुए इसका गलत यूज भी करती थी। तो जैसा कि कब हुआ था इस तरीके से, जब हमारे इमरजेंसी लगी थी 1975 में, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे इंटरनल डिस्टरबेंस कब आया, मतलब इसको कब हटा दिया गया। 44th अमेंडमेंट एक्ट आता है 1978 में, जो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था देखिए उसका आंसर यहीं पे आ गया, और इसकी जगह कौन सा वर्ड आ गया, आर्म्ड रिबेलियन। चलिए हम आगे देखते हैं आगे कौन से प्रोविजंस हैं इसमें। देखिए दोस्तों, जो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी कब लगा सकता है, जब उसको रिटेन में रिकमेंडेशन मिले, जब लिखित रूप से जब रिकमेंडेशन मिलेगी हमारे राष्ट्रपति को, हमारे प्रेसिडेंट को, तभी वो जो है इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा। और किसकी रिटर्न रिकमेंडेशन, कैबिनेट की, पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री की। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना है तो उसको पूरे कैबिनेट की मंजूरी चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ अगर हमारा पीएम सिर्फ अगर एडवाइस कर दे तब नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं कर सकता। जो पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसकी जो है उसको रिकमेंडेशन चाहिए। अब ऐसा प्रोविजन शुरू में नहीं था। 1975 में क्या हुआ था, जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने एडवाइस कर दिया प्रेसिडेंट को कि वो इमरजेंसी लगा दें, और इमरजेंसी उस समय लग गई। और इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट से कंसल्ट भी नहीं किया था, अपने कैबिनेट से पूछा भी नहीं था, और कैबिनेट को तब पता चला कि हमारे यहाँ इमरजेंसी लग गई है जब इमरजेंसी फेट एकम्प्ली, मतलब जब लागू हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, जब उसके बाद 44th अमेंडमेंट किया गया 1978 में, और उसमें जो ये कहा गया कि प्रेसिडेंट तभी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा जब उसको रिटेन रिकमेंडेशन मिलेगी, किसकी, कैबिनेट की, कैबिनेट मिनिस्ट्री की। जिससे कि ऐसा, अब इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में, इस प्रोविजन को, जिससे कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ अकेले ही प्रेसिडेंट को रिकमेंड एडवाइस ना दे दे कि जो है आप नेशनल इमरजेंसी लगा दी हमारे देश में, जिससे कि हम लोग का सेफगार्ड हो सके। उसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं जो 38th अमेंडमेंट एक्ट था 1978 में। इसमें यह कहा गया कि अगर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसको हमने डिलीट कर दिया। कब डिलीट किया, किस अमेंडमेंट से, 44th अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में 1978 में, उससे हमने डिलीट कर दिया इसको। उसका देखिए मिनर्वा मिल केस भी होता 1980 में, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नेशनल इमरजेंसी जो लगती है उसको उसका क्या हो सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि कहीं वो जो है गलत बेसिस पे तो नहीं ना लगाई जा रही, मतलब कि जो उसका जो बैकग्राउंड है लगाने का वो कहीं गलत तो नहीं ना है। हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी ऐसा तो नहीं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना फायदा उठाने के लिए लगा रही है। ठीक है, मिनर्वा मिल केस में भी कहा गया कि नेशनल इमरजेंसी को कोर्ट में उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब चलिए हम डिस्कस करेंगे कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल कैसे होगा, मतलब पार्लियामेंट में उसको अप्रूव कैसे कराया जाएगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसका ड्यूरेशन कितना होगा, अगर एक बार नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो कितने दिन के लिए वैलिड होगी, कब ये जो है नेशनल इमरजेंसी हटेगा। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि हमारे देश में इमरजेंसी कैसे लगेगी। अब हम देखेंगे कि इमरजेंसी जो है जब लग गई तो उसका अप्रूवल और वो कितने दिन के लिए रहेगी, उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा। तो देखिए, जब हमारे यहाँ जब इमरजेंसी की जब घोषणा जब हो गई, जब प्रेसिडेंट ने जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लगा दिया, तो उस इमरजेंसी को जो दोनों ही हाउस है हमारे पार्लियामेंट के, जैसे कि जो लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को ही जिस दिन इमरजेंसी लगती है उसके एक महीने के अंदर, मान लीजिए अगर 1 जनवरी को इमरजेंसी लगती है तो 30 जनवरी के अंदर हमको जो है लोकसभा में भी उसको अप्रूव कराना पड़ेगा और राज्यसभा में भी। पहले देखिए, पहले ये जो पीरियड है 1 मंथ वाला, ये पहले था 2 महीने का, 2 मंथ का था, लेकिन इसको हमने कम कर दिया और कितना कर दिया, 1 मंथ। कब कर दिया, 44th अमेंडमेंट किया हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 1978 में। तो उस समय हमने क्या किया, 2 महीने को चेंज करके 1 मंथ कर दिया, 2 मंथ को चेंज करके 1 मंथ कर दिया। मतलब जिस दिन इमरजेंसी लग गई उसके 1 महीने के अंदर हमको दोनों ही हाउस, जो कि लोकसभा और राज्यसभा है, वहां से हमको इस इमरजेंसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि हमारी इमरजेंसी हमारे देश में इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी का डिक्लेरेशन कर दिया गया हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उसके 1 महीने के अंदर ही क्या होता है, हमारी जो लोकसभा है वो क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, हमारी लोकसभा भंग हो जाती है। तो क्या तब फिर इसका अप्रूवल कैसे होगा। तो देखिए उसके लिए क्या है कि
जो हमारी जो नई लोकसभा जो आएगी, जो नई लोकसभा जब बैठेगी, आखिर इलेक्शन होगा फिर, तो उस नई लोकसभा के जो फर्स्ट, उसकी जो फर्स्ट सीटिंग जो होगी, जब वो जो है, जब पहली बार जब लोकसभा में, जब पूरी लोकसभा जो एमपी जो चुन के जो आएंगे, जब वो आएंगे, जो नई लोकसभा की जो फर्स्ट सीटिंग जो होगी, उसके फर्स्ट सीटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर जो है हमको उस लोकसभा में, जो नई लोकसभा है उसमें इसको पास कराना पड़ेगा, पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन ये भी बात आप ध्यान रखिएगा कि जो राज्यसभा है, जैसे हमारी तो लोकसभा भंग हो गई थी, तो राज्यसभा में वो जो हमारा नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोविजन, नेशनल इमरजेंसी जो है वो पास हो चुका हो, ठीक है, और हमारी लोकसभा भंग हो गई थी, जो फर्स्ट सीटिंग होगी लोकसभा की, उसके 1 महीने के 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना है हमको, लोकसभा में उसको फिर जो नई लोकसभा उसमें पास कराना है। उसके बाद देखिए, जब हमारे यहाँ जब दोनों ही हाउस ने जब अप्रूव कर दिया इमरजेंसी को, जो लोकसभा और जो राज्यसभा है, तो ये कब तक चलेगी हमारी नेशनल इमरजेंसी, ये जो है 6 महीने तक ही चलेगी, और हम इसको इंडिफिनिट पीरियड तक बढ़ा सकते हैं, मतलब अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं, जब तक चाहें तब तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन हर 6 महीने में हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको पार्लियामेंट, हमारा जो संसद भवन है, जो लोकसभा और राज्यसभा है, वहां से जिस तरीके से हमने यहाँ पे अप्रूवल लिया ना, उसी तरीके से हर 6 महीने में हमको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। और ये भी याद रखिएगा कि चाहे तो इंडिफिनिट पीरियड तक इसको खींचते रहेंगे, बस करना क्या पड़ेगा, हर 6 महीने में क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। और ये जो पीरियोडिकल पार्लियामेंट्री अप्रूवल है ना, जैसे हर 6 महीने में अप्रूव लेना पड़ रहा, तो वो हमने कब इंट्रोड्यूस किया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था हमारे यहाँ 1978 में, तब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया। पहले ये प्रोविजन नहीं थे, सिर्फ एक ही बार अप्रूव करना रहता था। अब चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए ये कहा गया है, मान लीजिए कि क्या होता है, जो इमरजेंसी है वो अप्रूव हो जाता है पार्लियामेंट में, तो जब तक हमारी एग्जीक्यूटिव चाहेगी तब तक वो इमरजेंसी, जो हमारी कैबिनेट है जब तक चाहेगी तब तक हमारी जो इमरजेंसी है, हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगा रहेगा, ठीक है, हमारे देश में लगा रहेगा नेशनल इमरजेंसी। लेकिन वो जो 6 महीने वाला है ना, 6 महीने वाला प्रोविजन, जो पीरियोडिक अप्रूवल जो है 6 महीने का, वो करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि एक बार लग गई और 6 महीने बीतने वाले हैं, तो उसी बीच में क्या होता है कि अगर लोकसभा, अगर दोबारा से, अगर लोकसभा जैसे कि अगर डिजॉल्व हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है, तो क्या करना पड़े, तो जैसे ही फिर से जब जो नई लोकसभा जो चुन के आएगी, तो उसके फर्स्ट सिटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर वो जो है हमारे जो इमरजेंसी का अप्रूवल वहां से लेना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा, और उसी समय में राज्यसभा जो है उस बिल को पास कर चुका हो, हमारे नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव कर चुका हो। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे। आपको भी पता होगा कि हमारी जो राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होती, वो परमानेंट हाउस है, और लोकसभा क्या है, टेम्पररी हाउस है, ये भंग हो जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए तब भी भंग हो जाएगी। उसके बाद देखिए, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये जो अप्रूवल जो है, जो पार्लियामेंट के हाउस जो देंगे अप्रूवल, वो कैसे देना, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा देना है। पहले कैसे था, पहले सिंपल मेजोरिटी था, अब कैसे देना, स्पेशल मेजोरिटी द्वारा। और हमने इसको कब ऐड किया, 44th अमेंडमेंट एक्ट था 1978 का, तब हमने इस प्रोविजन को ऐड किया। अब देखिए स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, पहले आप ये समझ लीजिए, जितनी टोटल मेजोरिटी है ना हाउस की, वो प्लस जो है 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। जिस दिन वोटिंग हो रही है, उस दिन जिस दिन वोटिंग होगी, तो जितने लोग प्रेजेंट हैं उनका 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो इमरजेंसी लगी हुई है वो कैसे हटेगी, रिवॉक कैसे होगी। ठीक है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। बात देखिए, जब प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी हटाना है तो उसको किसी से पूछना नहीं पड़ता है। प्रेसिडेंट कभी भी इसको क्या कर सकता है, इमरजेंसी को रिवॉक कर सकता है, इमरजेंसी को हटा सकता है। और इस तरीके के रिवोकेशन के लिए, मतलब इमरजेंसी को हटाने के लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात क्लियर है। अब देखिए होता क्या है कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट को ये इमरजेंसी वापस लेनी ही पड़ेगी। कब लेनी पड़ेगी, पहले तो हो गया कि जब उसको मन हो तब हटा ले, ठीक है, जब उसको एडवाइस मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा मतलब कंडीशन है वो क्या है कि प्रेसिडेंट को रिवॉक करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी हटाना पड़ेगा। कब हटाना पड़ेगा, जब लोकसभा जो है एक रिजोल्यूशन पास कर दे। किस लिए रिजोल्यूशन पास कर देगा, कि हमको इमरजेंसी की कंटिन्यूटी खत्म करनी है। आपको पता होगा हर 6 महीने पे क्या था, अप्रूव कराना पड़ता था ना दोनों हाउस में। तो अगर लोकसभा अगर डिसअप्रूव कर देती है इसे कंटिन्यूएशन को, तो उस समय प्रेसिडेंट क्या करेगा, इमरजेंसी को हटा देगा। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 44th अमेंडमेंट एक्ट जब आया हमारा 1978 में, तभी ये वाला भी प्रोविजन जो है इंट्रोड्यूस हुआ।
उसके बाद देखिए, अगर और इस अमेंडमेंट से पहले क्या होता था कि जब ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था उससे पहले की बात कर रहा हूं कि जो प्रोक्लेमेशन करना रिवोकेशन का मतलब कि नेशनल इमरजेंसी को हटाना जो है वो उसका उस पर किसका कंट्रोल था, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का ही था, लोकसभा का इसके लिए इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था। क्लियर हो गया होगा बात। अब देखिए, अब ये किस तरीके से जो रिजोल्यूशन जो लेके जो आना है, आपने देखा ना यहाँ पे रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट्स लोकसभा में लेके आएंगे इट्स कंटिन्यूएशन। तो कैसे लेके आएंगे, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट था 1978 में, उसमें ये कहा गया कि अगर 1/10 मेंबर जो है हमारे लोकसभा के, अब 1/10 हम आपको ही पता है 552 टोटल मेंबर हैं, तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 55.2 हो जाएगा। तो अगर 55 मेंबर अगर जो है रिटन नोटिस दें, किसको दें, स्पीकर को दें या फिर किसको दें, प्रेसिडेंट को दें। अगर हाउस अगर सेशन नहीं, अगर हाउस अगर चल रहा है, अगर उस समय अगर हाउस अगर सेशन में हमारा लोकसभा, तब तो स्पीकर को देंगे। अगर हाउस अगर सेशन नहीं है तो किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। तब क्या होगा एक स्पेशल सीटिंग बुलाई जाएगी हाउस की और 14 दिन के अंदर एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। किस लिए, कि नेशनल इमरजेंसी के कंटिन्यूएशन को डिसअप्रूव किया जाए, नेशनल इमरजेंसी को खत्म किया जाए। अब देखिए, जो डिसअप्रूवल का रिजोल्यूशन है, मतलब नेशनल इमरजेंसी को हटाने का जो रिजोल्यूशन है, और जो नेशनल इमरजेंसी को जो अप्रूव करने का जो रिजोल्यूशन है, नेशनल इमरजेंसी को जो लाने का रिजोल्यूशन है, नेशनल इमरजेंसी को लागू करने का जो रिजोल्यूशन है, उन दोनों में अंतर, हटाने वाले और लागू करने वाले दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, हम उसके बारे में देखेंगे। देखिए, जो हटाने के लिए, अगर इमरजेंसी को हटाना है तो हमको रिजोल्यूशन कहां पास करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। लेकिन अगर हमको इमरजेंसी लागू करना है तो उसके लिए हमको दोनों ही हाउस जो पार्लियामेंट का है, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों ही जगह रिजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा। दूसरा क्या अंतर है, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए हमको रिजोल्यूशन कैसे पास होगा, खाली स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए हमको। वहीं अगर लागू करना है हमको नेशनल इमरजेंसी को, तो हमको क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। क्लियर हो गया होगा बात। इस पे सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, सिर्फ 51% मेंबर अगर उसके अप्रूव कर दें, वोटिंग कर दें 50% से ज्यादा। अब देखिए, अब इफेक्ट क्या होता है नेशनल इमरजेंसी का। जब हमारे नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कौन कौन से इफेक्ट आते हैं। तो देखिए, इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। एक तो क्या देखेंगे कि जब हमारे नेशनल इमरजेंसी लगी तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में क्या इफेक्ट आया। जब नेशनल इमरजेंसी जब हमारे यहाँ लग गई तो जो लोकसभा है, जो राज्य और जो स्टेट असेंबली, जो विधान सभा है, जो स्टेट का लेजिस्लेचर जो है, उस पर क्या इफेक्ट आएगा, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे क्या इफेक्ट आएगा। तो अब हम एक एक को बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हम इनको 3 कैटेगरी में बांट के समझेंगे, जो कि है एग्जीक्यूटिव पे क्या असर पड़ेगा, लेजिस्लेटिव पे क्या असर पड़ेगा और फाइनेंशियल पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों अब हम देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव जो हैं उन पे क्या असर पड़ता है। तो देखिए, जब भी हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी तो सेंटर क्या है, सेंटर का कंट्रोल हो जाएगा किसके ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का फुल पावर आ जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट के भी रिगार्डिंग कोई भी लॉ वगैरह बना सकती है। देखिए क्या होता है, जब नॉर्मल कंडीशन जब चलता है, जब नॉर्मल टाइम चलता है, जब हमारे देश में इमरजेंसी जब नहीं लगी रहती, तो उस समय सेंटर क्या करता है, सेंटर अपने जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन होते हैं, जो भी निर्देश देता है वो स्टेट को कुछ स्पेसिफाइड मैटर पे ही देता है, कुछ स्पेशल चीजों पे ही देता है। लेकिन जैसे ही हमारे देश में इमरजेंसी लगती है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरा जो भी स्टेट के मैटर, स्टेट को किसी भी मैटर के रिगार्डिंग डायरेक्शन दे सकता है, कुछ भी चीजें उस स्टेट में कुछ भी लागू कर सकता है जैसे उसको फायदा लगे। उसके बाद देखिए, आप यहां से ये कह सकते हैं, जब हमारे यहां जब इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फुली कंट्रोल किसके अंडर में आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। भले ही जो है स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं, मतलब वहां की जो विधानसभा है उस स्टेट की, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उस स्टेट की, वो सस्पेंड नहीं है, वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन फुल कंट्रोल किसका आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। किसके ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। अब बात करें लेजिस्लेटिव के बारे में, तो एग्जीक्यूटिव कौन थे, जो लोग लॉ को, किसी कानून को लागू करते हैं। अब लेजिस्लेटिव कौन है, जो किसी लॉ को बनाते हैं, हु मेक्स लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए इनके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे कि अब यहाँ पे कौन कौन से चेंजेस आते हैं। देखिए, जब भी हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगती है
तो जो पार्लियामेंट है हमारा, वो जो स्टेट लिस्ट होती है ना, जो जिसमें स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो उसके लिए जो लॉ जो बनता है, जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में होते हैं, उस पे भी हमारी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। जैसे आपको पता होगा 7 शेड्यूल में कितने लिस्ट है, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो नॉर्मल टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे लॉ नहीं बनाती है, लेकिन जब इमरजेंसी लग गई तो स्टेट लिस्ट पे भी हमारी पार्लियामेंट लॉ बना देगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना देगी। उसके बाद देखिए, जो लेजिस्लेटिव पावर है स्टेट गवर्नमेंट का, वो सस्पेंड नहीं होगा उस समय। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर ये कोई जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट गवर्नमेंट की, अगर वो कोई लॉ बनाती भी है तो उसको भेजना पड़ेगा पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट चाहे तो उसके लॉ को चेंज कर सकती है, उसको ओवरराइड कर सकती है हमारी पार्लियामेंट के पास पावर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि जो लेजिस्लेटिव पावर है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो क्या हो गई, वो बिल्कुल किसके कंट्रोल में आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई। और हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो राज्य की जो विधानसभा जो है, वो भले ही सस्पेंड नहीं, वो कंटिन्यू है, लेकिन पावर किसके पास आ गई, हमारे पार्लियामेंट के पास आ गई है। अगर और छोटे शब्दों में कहा जाए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या बन जाता है, यूनिटरी। पहले क्या था, फेडरल, जो संघवाद का ढांचा जो था, वो जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगी वो क्या बन गया, यूनिटरी बन गया, जो मैंने आपको पहले ही बताया था ये बातें। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। और देखिए, जो भी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं, किस सब्जेक्ट पे, स्टेट सब्जेक्ट, जो स्टेट लिस्ट वाली जो सब्जेक्ट है, उस पे अगर कोई लॉ पार्लियामेंट अगर बना देती है नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरेशन में, तो वो कब तक रहेंगे, जिस दिन हमारे देश में इमरजेंसी खत्म हो जाएगी उसके 6 महीने के बाद तक ही रहेंगे। 6 महीने बाद वो जितने भी लॉ थे वो सब क्या हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए, जब हमारे यहाँ जब नेशनल इमरजेंसी जब लगी रहती है, तो हमारा प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट स्टेट के जो सब्जेक्ट है ना, जो 7 शेड्यूल में जो तीनों सब्जेक्ट हैं, तो उसमें यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है, तो जो स्टेट लिस्ट वाले जो सब्जेक्ट हैं उस पे भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है हमारा प्रेसिडेंट, हमारा राष्ट्रपति। कब, जब हमारा पार्लियामेंट जो है सेशन में नहीं है, हमारा पार्लियामेंट उस समय जब चल ना रहा हो। देखिए, पार्लियामेंट के पास और भी ज्यादा पावर आ जाती है कि जो भी सेंट्रल ऑफिसर है ना, उसके जो भी सेंट्रल अथॉरिटी हैं, वो सब अपने जुरिस्डिक्शन को बढ़ा सकती हैं, और जो भी जैसे स्टेट के जो सब्जेक्ट होते हैं वहां पे भी वो अपने पावर को लागू कर सकती हैं। अपने लॉ किस लिए लागू करेंगे, जैसे कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर है वहां पे मेंटेन हो सके। जैसे कि मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं, कि पुलिस किसके अंडर में आती है, स्टेट गवर्नमेंट का अंडर में आती। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसका काम है, स्टेट का काम है ना। लेकिन जब हमारे यहाँ जब नेशनल इमरजेंसी जब लग गई, तो जो भी हमारे जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, वो सब भी लॉ एंड ऑर्डर, उनके पास भी काफी ज्यादा पावर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, कहने मतलब ये एग्जांपल तौर पे लीजिएगा इसको। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो देखिए, जो हमारा 42nd अमेंडमेंट था 1976 का, उसमें ये कहा गया कि जब इमरजेंसी जब लग गया नेशनल इमरजेंसी, तो आपको पता होगा कि नेशनल इमरजेंसी चाहे तो पूरे देश में लगा दें, पूरे इंडिया पे लगा दें, या इंडिया के किसी पर्टिकुलर रीजन पे, जैसे किसी पर्टिकुलर स्टेट पे लगा, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे किसी एक स्टेट पे भी लग सकता है नेशनल इमरजेंसी। तो जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर है ना पार्लियामेंट की, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि जहां जिस स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लगी बस वहीं पे रहेगी, बल्कि जो और भी जो स्टेट हैं वहां के लिए भी उसकी जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर है हमारे पार्लियामेंट की, वहां के लिए भी वो लॉ वगैरह पास कर सकती है। उसके पास वहां के और दूसरे स्टेट्स के लिए भी पावर आ जाती है। अब चलिए हम बात करेंगे फाइनेंशियल पावर में क्या अंतर आता है जब हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। तो देखिए, जब भी हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो हमारा जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकता है। क्या मॉडिफाई करेगा, क्या चेंज करेगा, जो भी रिवेन्यू, जो पैसों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उसको क्या कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो चाहे तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्टेट गवर्नमेंट को जो भी फाइनेंशियल मदद जो दी जा रही है उसको कम कर सकता है, या फिर उसको कैंसिल कर सकता है, उस जो फाइनेंस का जो ट्रांसफर है। ठीक है दोस्तों, और ये ऐसा जो मॉडिफिकेशन जो करेगा हमारा प्रेसिडेंट, वो कब सीज होगा, मतलब खत्म कब होगा, जब जिस साल हमारा जो है नेशनल इमरजेंसी जब खत्म हो जाएगा, तो उसका जब एंड होगा ना उस साल के फाइनेंशियल ईयर का, तो उसी साल ये जो भी घोषणा जो है प्रेसिडेंट किया रहेगा, जो भी चेंजेस किया रहेगा, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जो भी इस तरीके के ऑर्डर प्रेसिडेंट लाएगा, किस लिए, मॉडिफाई करने के लिए, जो भी रिवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जो भी रिवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको हमको जो हमारी जो दोनों हाउसेस है पार्लियामेंट की, जो कि लोकसभा और राज्यसभा है, उनके आगे भी रखना पड़ेगा, उनके सामने भी रखना पड़ेगा। और चलिए हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ लाइफ ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली। अब क्या होता है, जब हमारे यहाँ जब नेशनल इमरजेंसी जब लग जाती तो लोकसभा और राज्यसभा में क्या असर पड़ता है।
देखिए दोस्तों, जब हमारे यहाँ जब नेशनल इमरजेंसी लग जाएगा तो हमारी जो लोकसभा है, लोकसभा का टर्म कितना होता है आप सभी को पता होगा। 5 साल का टर्म होता है। मतलब एक टेन्यूर जो लोकसभा जब हम इलेक्ट कर देते हैं अपने एमपी को, तो उनका कितना टर्म होता है? 5 ईयर का होता है, 5 साल का होता है। तो उसको जो है हमारी लोकसभा क्या कर सकती है? एक्सटेंड कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है। कितना? 1 साल, एक बार में 1 साल। मतलब हर 1 साल बाद उसको रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा। नेशनल इमरजेंसी जब हमारे यहाँ जो लगी हुई है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इमरजेंसी खत्म हो गई तब भी बढ़ाते जाएंगे। नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, मान ली 2-3 साल के, मान लीजिए 3 साल के लिए अगर इमरजेंसी अगर लग गई तो वो 3 बार तक जो है उस टेन्यूर को बढ़ा सकता है, 1 साल एक बार में, ठीक है। ऐसा नहीं कि इकट्ठा जो है 10 साल के लिए बढ़ा देगा। उसके बाद देखिए, ये जो एक्सटेंशन जो हमारी जो लोकसभा की जो होगी ना, ये कब तक चलेगी? 6 महीने तक ही चलेगी। मतलब जिस समय इमरजेंसी जब खत्म हो गया हमारे यहाँ, तो उसके 6 महीने तक ही चलेगी। 6 महीने बाद जो है क्या होगा? दोबारा जो है हमारे इलेक्शन वगैरह होगा, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे बोलें तो जब हमारी 5th लोकसभा थी, जो जब इंदिरा गांधी जी की जब गवर्नमेंट जब बनी है, तो वो कब से कब तक चली? 1971 से 1977 तक चली थी। और इसको एक्सटेंशन इसका कितनी बार किया गया था? 2 बार किया गया था। एक साल मतलब एक बार में 1 साल के लिए किया गया। तो देख रहे हैं ना, 1971 से 1975 तक चलना था, लेकिन 76 और 77 2 साल हो गए ना, तो 2 साल के लिए किया जाए तो कितनी बार एक्सटेंड करना पड़ा होगा? 2 बार, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि एक ही साल हो रहा है ना एक बार में। जो हमारी जो पार्लियामेंट है, वो चाहे तो जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो टेन्यूर है ना, उसका भी 5 साल होता है, तो उसको भी बढ़ा सकती है। लेकिन कौन बढ़ाएगा? पार्लियामेंट बढ़ाएगा। और ये खत्म कब होगा? जब हमारे यहाँ जब नेशनल इमरजेंसी जब खत्म हो जाएगी हमारे देश में, तो उसके 6 महीने बाद जो है इनका जो टेन्यूर जो एक्सटेंड किए हैं वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्यूर जो बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, वो भी कौन बढ़ाएगा? पार्लियामेंट ही बढ़ाएगा, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट पे क्या असर पड़ता है। दोस्तों, जो आर्टिकल 358 है और जो आर्टिकल 359 है, उसमें प्रोविजंस दिए गए हैं कि क्या इफेक्ट होगा हमारे फंडामेंटल राइट पे जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। तो जो आर्टिकल 358 है वो किससे डील करता है? वो आर्टिकल 19 से डील करता है कि आर्टिकल 19 पे क्या, आर्टिकल 19 कब कब सस्पेंड होगा? कौन? आर्टिकल 358। और जो आर्टिकल 359 है वो किससे डील करता है? जो आर्टिकल हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ के और जो आर्टिकल हैं उनसे डील कौन करेगा? आर्टिकल 359। और आर्टिकल 358 किससे? आर्टिकल 19 से। ये बात याद रखिएगा कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते नेशनल इमरजेंसी के दौरान, ठीक है दोस्तों। इसको गार्ड बांध करके आप याद कर लीजिए कि 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। उसके बाद देखिए, ये जो दोनों ही प्रोविजंस हैं, इसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आर्टिकल 358 है वो डील किससे करेगा? जो सस्पेंशन लगे किस पे? आर्टिकल 19 पे। तो हमको कितने राइट्स मिले हैं इसमें? टोटल 6 राइट मिले हैं, फंडामेंटल राइट। किसमें? आर्टिकल 19 में। तो देखिए, जैसे ही हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगेगा वैसे ही आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। और जो हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो चाहे तो और भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है किस पे? आर्टिकल 19 पे। और जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाएगी हमारी गवर्नमेंट आर्टिकल 19 पे, इसको हम जो है चैलेंज नहीं कर सकते। इसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, ठीक है दोस्तों। बात देखिए, जैसे ही हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा? हमारा आर्टिकल 19 रिवाइव हो जाएगा। मतलब उसमें जो भी हमको अधिकार मिले हुए, जो भी राइट्स मिले हुए हैं, वो सब दोबारा से हमको मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए, जो भी हमारे अधिकार जो छीने गए थे आर्टिकल 19 के द्वारा, जो भी राइट्स हमारे छीने गए थे फंडामेंटल राइट, किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 358 के द्वारा। जो आर्टिकल 19 के जो भी फंडामेंटल राइट हमसे छीन लिए गए थे, जो वायलेशन जो हुआ हमारे फंडामेंटल राइट का, उसके लिए हम कोई भी रेमेडी के लिए नहीं जा सकते, हम कोर्ट में नहीं जा सकते। भले ही जो है हमारा जो इमरजेंसी जो है खत्म हो गया उसके बाद भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलूँ मैं, तो देखिएगा समझिएगा। मान लीजिए 2019 में हमारे यहाँ क्या नेशनल इमरजेंसी लग गई, तो अब क्या हो जाएगा? हमारा आर्टिकल 19 सीज हो जाएगा। उसी समय हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन लिए जाएंगे। अब उसके बाद 2020 में क्या होता है? हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम फिर 2020 में कोर्ट में चले जाएंगे, किस लिए? कि हमारा जो है 2019 में हमसे जो है फंडामेंटल राइट छीना गया था, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि दिस मीन दैट द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन ड्यूरिंग द इमरजेंसी कैन नॉट बी चैलेंज्ड। मतलब हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, इवन आफ्टर द इमरजेंसी सीजेस। मतलब जब इमरजेंसी खत्म हो गई उसके बाद भी। अब उसका देखिए, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 का, उसने जो आर्टिकल 358 का जो
हमारा फंडामेंटल राइट जो छीन ले रहा है आर्टिकल 358, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है दोस्तों। इस अमेंडमेंट में ये कहा गया कि देखिए हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, जब भी वार हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो जाए। तो जो आर्टिकल 19 को जो सीज कर दिया जा रहा है, इसको जो रेस्ट्रिक्ट कर दिया जा रहा है, जब इमरजेंसी जब लग रही हमारे यहाँ, तो वो कब किया जाएगा, जब इमरजेंसी किस ग्राउंड पे लगे, किस बेस पे लगे, नेशनल इमरजेंसी जब वार या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे लगेगी तभी छीना जाएगा। अगर आर्म्ड रिबेलियन के बेस पे हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लग रही है तो हमारा आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। चलिए अब बात करेंगे सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 359 में दिया गया, उसके बारे में अब हम बात करेंगे आर्टिकल 359 के बारे में। तो देखिए आर्टिकल 359 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है। किसके पास पावर? प्रेसिडेंट जो है, हमारे जो आर्टिकल 19 है, जो हमारा जो राइट फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 में, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 358। अब जो आर्टिकल 19 को छोड़ के जितने हमारे फंडामेंटल राइट बच जाते हैं उसके लिए कौन है? आर्टिकल 359। तो इसमें यह कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है जितने भी हमारे राइट हैं उनको क्या कर सकता है? उनको सस्पेंड कर सकता है। अब सस्पेंड किस तरीके से करेगा कि उनको इन्फोर्स करने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अगर उनका वायलेशन करता है मतलब हमारी गवर्नमेंट अगर उनका वायलेशन कर रही है तो हम उनके इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो। अब इसका मतलब क्या हो गया? देखिए जो आर्टिकल 359 है, इसमें आप ये कह सकते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही पावर उसे छीन ली जाती, क्या कि उनको उनके इन्फोर्समेंट का गारंटी नहीं है कोई, बस वो सस्पेंड नहीं होंगे। अगर और भाषा में बोलूँ मैं तो ये क्या, एक तरीके थियोरेटिकली ये अलाइव हैं, जिंदा हैं, लेकिन रियलिटी में ये क्या है, सस्पेंड हो गए। हम इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो कि आर्टिकल 32 के द्वारा जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है जो रीट जो इशू करता है वो नहीं कर सकता, इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए जो सस्पेंशन होगा ना फंडामेंटल राइट का, वो उन्हीं फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन होगा, वही फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे जो कि प्रेसिडेंट ऑर्डर में स्पेसिफाइड होंगे। अगर मान ली 14-15 को ही प्रेसिडेंट ऑर्डर में लिखा है 14 आर्टिकल नंबर 14 के फंडामेंटल राइट और आर्टिकल नंबर 15 के फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना है, तो सिर्फ और सिर्फ वही दोनों ही राइट्स सस्पेंड होंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर जो इशू जो कर रहा है उसमें उसको पर्टिकुलर राइट, कौन से राइट को सस्पेंड करना है, उसके बाद उसका ड्यूरेशन कितने समय के लिए उसको जो है सस्पेंड करना है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इमरजेंसी जितने साल के लिए लगी है, जितने दिन के लगी है, उससे कम समय के लिए भी सस्पेंशन हो सकता है, या फिर जितने जब तक इमरजेंसी रहेगी तब तक के लिए। उसके बाद उसको रीजन भी मेंशन करना है कि कहाँ कहाँ पे सस्पेंशन कर रहे हैं इस फंडामेंटल राइट का, जिस फंडामेंटल राइट को प्रेसिडेंट जो है अपने ऑर्डर में लिखे रहे हैं कि जो है कौन कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंड करते। तो आपको क्या पता चला, देखिए कि प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू होगा तो प्रेसिडेंट ऑर्डर में क्या क्या मेंशन रहेगा, कौन कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे, साथ ही उस फंडामेंटल राइट का ड्यूरेशन क्या रहेगा सस्पेंशन का, और साथ में उस फंडामेंटल राइट का रीजन क्या रहेगा, क्या वो पूरे देश के लिए सस्पेंड होगा या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए। ठीक है दोस्तों, और ये जो भी ऑर्डर निकालेगा प्रेसिडेंट, इसको दोनों हाउस जो पार्लियामेंट है हमारी उसमें अप्रूव कराना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आप। देखिए दोस्तों, जब ये प्रेसिडेंट ऑर्डर जब लागू हो जाता है, जब इन्फोर्समेंट जब इसका हो जाता है प्रेसिडेंट ऑर्डर का, तो जो हमारी जो गवर्नमेंट है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट जो है कोई भी लॉ बना सकती है जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। कौन से फंडामेंटल राइट? जिसके लिए प्रेसिडेंट ने ऑर्डर इशू किया है, जो कि सस्पेंड किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑर्डर के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए हमारा जो 44 अमेंडमेंट आया 1978 में, रुकिए एक और चीज़ भूल गया मैं। अब देखिए आप जो है जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए गए हैं, जब हमारा प्रेसिडेंट ऑर्डर जब इन्फोर्समेंट में जब था, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं जब वो ऑर्डर जब एक्सपायर हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वही जो एग्जांपल जो मैंने बताया था 2019 में इमरजेंसी लगी, 2020 में आप केस कर दीजिए कि 2019 में हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, तो आप वैसा नहीं कर सकते। एक तरीके से बोलूँ तो जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे उनको इम्यूनिटी दी गई है सुप्रीम कोर्ट से। अब चलिए आगे बात करते हैं। जो अमेंडमेंट हुआ 44 अमेंडमेंट 1978, इसने जो है जो आर्टिकल 359 के स्कोप को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, थोड़ा कम कर दिया। अब कैसे क्या, तो देखिए जो प्रेसिडेंट है हमारा, प्रेसिडेंट हमारे राइट को नहीं छीन सकता है। कौन से राइट को नहीं छीन सकता है? मतलब कि हम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट जो कि किसमें है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में
जो हमको फंडामेंटल राइट मिले हैं, अगर उनका वायलेशन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं, प्रेसिडेंट हमारा इसको नहीं छीन सकता है। और ये कौन कौन से राइट्स हैं, जो आर्टिकल 20 है, इसमें क्या है, इसमें दिया गया है कि राइट टू प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। और आप अगर आपको और अच्छे से इस आर्टिकल समझना, आर्टिकल 20 और 21 को, तो आप फंडामेंटल राइट और चैप्टर को जाके पढ़ सकते हैं मेरे, या फिर उसके लेक्चर को सुन सकते हैं। अगर मैं अभी डिस्कस करने बैठूंगा तो और ज़्यादा समय लग जाएगा। उसके बाद देखिए, और जो आर्टिकल 21 उसमें क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों ही क्या है, इन्फोर्सिबल रहते हैं इमरजेंसी के ड्यूरेशन में भी। बाद देखिए, वही लॉ प्रोटेक्टेड हैं जो कि इमरजेंसी ड्यूरेशन से, इमरजेंसी के से रिलेटेड हैं, और जो अलग से जो लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव एक्शन जो लिए जा रहे हैं जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है, वो सब प्रोटेक्टेड नहीं है, उनके खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं। अब देखिए, आपने देखा 358 आर्टिकल और 359, अब इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों ही हमारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या, अब हम उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, जो आर्टिकल 358 है, किससे रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 से, और जो आर्टिकल 359 है और जितने भी फंडामेंटल राइट है उन सब से रिलेटेड है, जो कि प्रेसिडेंट ऑर्डर के द्वारा सस्पेंड किए जाएंगे। क्लियर हो गया होगा बात। 358 आर्टिकल 19 और 359 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जिसमें जो जो फंडामेंटल राइट प्रेसिडेंट ऑर्डर में लिखे हों कि जो है किसको किसको सस्पेंड करना है। उसके बाद देखिए, जो आर्टिकल 358 है, ये जैसे ही हमारे यहाँ इमरजेंसी लगती है वैसे ही हमारा आर्टिकल 19 को, हमारे आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर देता है। ठीक है, जैसे ही हमारे इमरजेंसी डिक्लेयर होती। और वहीं देखें, आर्टिकल 359 में ये तुरंत हमारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं करता जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब प्रेसिडेंट ऑर्डर जब निकाला जाएगा तभी जो है, और जो फंडामेंटल राइट है जो कि 359 के द्वारा सस्पेंशन होगा, वो तभी सस्पेंड हो पाएंगे। उसके बाद देखिए, जो आर्टिकल 358 के द्वारा जो सस्पेंशन जो हो रहा है हमारे फंडामेंटल राइट को, जो वायलेशन जो हो रहा है, वो कब होगा, जब एक्सटर्नल इमरजेंसी लगेगी। मतलब जब हमारे इमरजेंसी किस ग्राउंड पे लगी हो, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के। लेकिन और हाँ, मतलब कि इंटरनल इमरजेंसी के तौर पे नहीं इसको सस्पेंड कर सकते हम अपने आर्टिकल 19 को। ये हुआ कि आर्टिकल 358 हमारे जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 का, वो कब सस्पेंड करे, जब हमारे एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा रहेगा। और कौन से ग्राउंड पे, वार या एक्सटर्नल एग्रेशन के। अगर हमारे यहाँ इंटरनल इमरजेंसी लगेगा जो कि क्या है, आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे, तो जो है हमारा आर्टिकल 19 का फंडामेंटल राइट नहीं सस्पेंड कर सकता है आर्टिकल 358। लेकिन देखिए, आर्टिकल 359 की बात करूं तो वहां पे अगर इमरजेंसी लग रहा है, चाहे एक्सटर्नल इमरजेंसी हो या फिर इंटरनल इमरजेंसी, अगर प्रेसिडेंट ने ऑर्डर इशू कर दिया तो जो भी राइट्स रहेंगे उनको सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ के, जो कि मैंने आपको ऊपर ही समझा दिए हैं। उसका देखिए, जो आर्टिकल 358 है, ये फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 वाला है, इसको जब तक हमारे यहाँ इमरजेंसी रहेगी तब तक के लिए सस्पेंड करता है। लेकिन आर्टिकल 359 जो भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करता है, जो कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा सस्पेंड किए जाते हैं, वो कुछ ड्यूरेशन के लिए होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें ड्यूरेशन भी हमको बताना पड़ता है कितने समय के लिए रहेगा। और साथ ही देखिए, उसमें ये भी बताना रहेगा कि कितने मतलब उसका एरिया क्या रहेगा, उसका बाउंड्री क्या रहेगा, कि पूरे देश के लिए होगा कि हमारे इंडिया के किसी पार्ट के लिए होगा। लेकिन आर्टिकल 358 जो रेस्ट्रिक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 को, वो पूरे देश के लिए होता है। क्लियर हो गया होगा बात। उसका देखिए, जो आर्टिकल 358 जो हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 को जो सस्पेंड करता है, ये कंप्लीटली करता है। लेकिन आर्टिकल 359 क्या है, ये कंप्लीटली नहीं करता है। इसमें क्या, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सस्पेंशन नहीं कर सकते हैं। आपको अब ये बात क्लियर हो गई होगी। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 358 जो है वो हमारे स्टेट मतलब गवर्नमेंट को वैसे लॉ बनाने, हमारी गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो कौन से लॉ बना सकती है, कि जो जिनसे हमारे फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट जो दिए गए हैं उनका वायलेशन अगर हो रहा है, तब भी हमारे गवर्नमेंट पास पावर आ जाती है कि वो उनका वायलेशन करते हुए भी लॉ बना सकती है। ये किसमें लिखा, आर्टिकल 358 में। लेकिन अगर मैं बात करूं आर्टिकल 359 में, तो उसमें जो हमारी गवर्नमेंट है वो उन्हीं लॉ को बनाएगी जिनको सस्पेंशन किसके द्वारा किया गया, जो प्रेसिडेंट ऑर्डर में जिन फंडामेंटल राइट का मेंशन किया गया होगा, उन्हीं का वायलेशन कर सकती है। ठीक है, अब आपको देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या डिफरेंसेस है आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में। तो वही मैं समझा रहा था। अब देखिए, हम बात करेंगे कब कब हमारे यहाँ
नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ यहीं पे। अब तक हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी, एक 1962 में, 1971 में और 1975 में। जो सबसे पहली बार जब लगी थी, कब लगी थी? अक्टूबर 1962 में। जब क्या हुआ था, सबसे पहली बार लगी कब? अक्टूबर 1962 में। क्या हुआ था? जब चाइना जो है, चाइना ने अटैक कर दिया था ना 1962 में। आपको पता होगा, इंडो चाइना वार भी हुआ था। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी पे। अब उसको क्या जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश जाना जाता है। और ये कब तक इन्फोर्स थी? ये जनवरी 1968 तक ये हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। ठीक है दोस्तों। और इस वजह से जो है 1965 में जो पाकिस्तान के साथ जो वार हुआ, उसके लिए अलग से नेशनल इमरजेंसी नहीं लगानी पड़ी, क्योंकि 1962 में एक बार जब लग गई थी इमरजेंसी, वो 62 से लेकर 68 तक चली। उसी के बीच में पाकिस्तान से भी वार होता है। अब चलिए आगे बात करते हैं, अब कब लगी? एक बार तो आपने देख लिया 62 में लगी। अब 71 में कब लगी? वाली जो लगी 1971 में, ये कब हुआ? जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था तब। ठीक है दोस्तों, तब लगी। उसके बाद देखिए 1975 में दोबारा से इमरजेंसी लगाई जाती है, और यहाँ पे जो 1971 वाला जो इमरजेंसी था वो भी चल ही रहा था। साथ ही साथ हमने 1975 में एक और इमरजेंसी लागू कर दिया। ठीक है, ये कहा गया यहाँ पे। दोनों जो सेकेंड और थर्ड इमरजेंसी जो है, ये दोनों के दोनों इमरजेंसी कब हटा लिए गए? मार्च 1977 में। तो देखिए, जो पहले जो दो इमरजेंसी हैं 1962 और 1971 वाला, ये किस ग्राउंड पे लगाए गए? एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे लगाए गए थे। मतलब कारण क्या था? एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब एक्सटर्नल इमरजेंसी थी। और जो तीसरा वाला जो 1975 का जो इमरजेंसी था, वो किस ग्राउंड पे लगाया गया था? वो लगाया गया था इंटरनल इमरजेंसी के ग्राउंड पे। मतलब क्या हो गया था उस समय इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया था, इंटरनल इमरजेंसी के तौर पे लगाया गया था। कौन सा? थर्ड वाला, जो 1975 वाली जो इमरजेंसी जो हमारे देश में जो लगाई गई। दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर कोई सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में जो इमरजेंसी रही हो, तो वो 1975 वाली इमरजेंसी थी, क्योंकि इसमें क्या किया था? इसमें गवर्नमेंट ने मिसयूज किया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए क्या होता है, फिर ये इमरजेंसी हटा ली जाती है मार्च 1977 में। उसके बाद फिर दूसरी पार्टी चुन के आती है, जनता पार्टी। और इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी, जो कांग्रेस पार्टी, तो हार गई थी। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने, कौन सी गवर्नमेंट ने? जो नई गवर्नमेंट जो बनी, जो जनता पार्टी वाली जो गवर्नमेंट है, उसने क्या अपॉइंट किया? एक शाह कमीशन को अपॉइंट किया, जो कि इन्वेस्टिगेशन करेगा। किस लिए? कि जो 1975 वाला जो इमरजेंसी क्या वो ठीक था? तो जो कमीशन जो जस्टिफाई नहीं कर पाया कि यहाँ क्या इमरजेंसी ठीक था, मतलब उसने क्या साबित किया कि नहीं, जो इमरजेंसी का मिसयूज किया किसने? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने। तो उसके बाद 44th अमेंडमेंट हुआ 1978 में, जिसमें हमने कई ढेर सारे प्रोविजंस बनाए, जिससे कि इमरजेंसी के प्रोविजन का मिसयूज ना हो सके। जैसे कि आपने भी देखा हो, कई ढेर सारे अमेंडमेंट आपने ऊपर पढ़े, जो कि 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा किए गए। तो फ्रेंड्स, अब आज का लेक्चर यहीं समाप्त होगा। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट रूल के बारे में। ये किस तरीके से लगता है, क्या इफेक्ट होता है, इसके रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोविजंस हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो आज हमने नेशनल इमरजेंसी को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई डाउट हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों आप इसको लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, जिससे कि आपके और भी जो दोस्त हों, और भी जो मेरे जो भाई बहन हो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, उनकी मदद हो सके दोस्तों। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली आगे की जो भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, डटे रहिए, अपने डिटर्मिनेशन और अपने फोकस के साथ लगे रहिए यूपीएससी की तैयारी में। अपने कॉन्फिडेंस को हिलने मत दीजिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा। जो 2 जून को जो आपका एग्जाम जो होगा प्रीलिम्स का, उसका जब रिजल्ट आएगा तो उस लिस्ट में आपका भी रोल नंबर जरूर होगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।